कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इवन ऑड के लिए। एक और एग्जाम्पल आज लेते हुए चलते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको यूजर से मार्क्स इनपुट कराने हैं और मान के चलते हैं कि मार्क्स इंटीजर ही हैं। तो ये जो मार्क्स हैं ये एग्रीगेट मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो भी यूजर ने अपने मार्क्स एंटर कराए हैं उसके बेस पर क्या वो पास है या फेल है। तो यहाँ पर हमें जो क्राइटेरिया गिवन है वो है 30 मार्क्स का। अगर मार्क्स की वैल्यू 30 या 30 से अबव है तो पास माना जाएगा, और अगर मार्क्स की वैल्यू 30 से लेस हुई तो हमारा फेल माना जाएगा। तो इस कंडीशन के साथ इस कोड को हमें आगे कंप्लीट करना है। तो इफ कंडीशन लगाई मैंने, इफ कंडीशन के बाद लिख दिया मार्क्स, कंडीशन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। तो अगर मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो उसके बाद इंडेंटेड ब्लॉक बनाकर एक मैसेज हमने लिख दिया। आइडल में जब आप इंडेंटेड ब्लॉक बनाते हैं इसका कॉलन लगाने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली टैब स्पेस को पिक करता है, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है, आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, कल इस पर डिस्कशन किया जा चुका है। अब एक और स्टेटमेंट जो मैं इसी ब्लॉक में रखना चाहता हूँ, मान लीजिए पास होने पर हैप्पी साथ में मैसेज दे दिया। अब फेल होने की भी एक कंडीशन है, इफ मार्क्स लेस देन 30। तो हमने लिख दिया फेल और थोड़ा सा सेट कर दिया। उसके बाद एक अनकंडीशनल स्टेटमेंट और लिखा बाय। तो ये बात कल हमने सीख ली थी कि इसके बाद जब कंडीशन लगाई जाती है तो पैरेंथेसिस में भी लिखी जा सकती है और बिना पैरेंथेसिस के भी लिखी जा सकती है। जब बिना पैरेंथेसिस के लिखेंगे तो स्पेस मस्त है, अब ये एरर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एटलीस्ट सिंगल स्पेस देना पड़ेगा, एटलीस्ट। तो ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी दे सकते। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ये सही है, सिंटैक्स एरर नहीं आएगी, ठीक है। और जब आप पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लगाते हो तो इफ के बाद स्पेस देना या ना देना आपकी मर्जी है। आप देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए। चलिए, तो अब इस कोड को रन कराते हैं। मैं मार्क्स की वैल्यू मान लीजिए 46 एंटर करूंगा। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा वैसे ही हमारा 46 मार्क्स वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा। लाइन नंबर 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब लाइन नंबर 2 का एग्जीक्यूशन होगा जिसमें इफ का कंडीशन लिखा हुआ है। तो इफ का कंडीशन इस मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रू आएगा, क्योंकि जब ये कंपैरिजन होगा तो 46 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, आंसर इज यस। इक्वल टू तो नहीं है बट ग्रेटर तो है। तो इफ की कंडीशन क्या हो गई हमारी, ये ट्रू हो गई। और जब इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के अंदर जो ब्लॉक है उसके स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन किया जाता है। आंसर आ गया पास और हैप्पी। उसके बाद ये कंडीशन फेल हो गई, फेल होने की वजह से ये दो स्टेटमेंट नहीं चले। उसके बाद अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, ये तो चलेगा ही चलेगा। पास हैप्पी भाई। अब इसी प्रोग्राम को फिर से रन किया गया और 23, तो फेल सैड और फाइन। ये प्रोग्राम में जैसा कल बताया गया था बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ सिचुएशन बदल दी गई है। वहां पर इवन ऑड की बात कही जा रही थी, यहाँ पर पास फेल की बात कही जा रही है। अब
मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपने उसके आंसर देने की कोशिश करनी है। अगर मैं इस प्रोग्राम में कंडीशनल और अनकंडीशनल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो आप कैसे करेंगे? तो पहले बात करते हैं, इस प्रोग्राम में अनकंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। लाइन नंबर के हिसाब से बता दें। 1, 1 के बाद 8, सेकंड भी है। अच्छा ठीक है, मतलब डिस्प्यूट है, आपस में आप लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐसी बातें हो गई तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? 3, 4, 6, 7। पूरे प्रोग्राम में 8 लाइन लिखी हुई हैं। अब आप बताओ, आपने 8 लाइनें कवर कर ली? नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 और 5 को कहीं तो रखोगे। 2, 5 कहाँ रखोगे? अनकंडीशनल में रखोगे या कंडीशनल में रखोगे? अच्छा ठीक है, अभी कहीं नहीं रखते। इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछते हैं, ठीक है। जब इस प्रोग्राम को रन कराया गया और यहाँ पर मैंने 45 लिखा, तो सीधे क्वेश्चन का आंसर देना है, क्या लाइन नंबर 5 का एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा? अच्छा, लाइन नंबर 2 का एग्जीक्यूशन होगा या नहीं? और 5 का? अगर आप लोग ये कहते हैं कि 2 और 5 का एग्जीक्यूशन होगा, तो फिर तो वो अनकंडीशनल होगी ना, फिर तो चल ही रही है वो। चलो, तो अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि लाइन नंबर 5 का एग्जीक्यूशन क्यों होगा, वो तो फॉल्स हो जाएगी, तो अपने आप से ये पूछना कि फॉल्स कैसे पता चला आपको? भाई, जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तभी तो फॉल्स आएगा। और जब ये फॉल्स आएगा, इसीलिए पता चला कि इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। लेकिन इस बात का डिसीजन लेने के लिए इस लाइन को तो चलाना ही पड़ेगा। ये लाइन तो चलेगी तभी तो पता चला यहाँ से ट्रू आया, और ट्रू की वजह से तो ये दो स्टेटमेंट चल पाए हैं। यानी कि इफ स्टेटमेंट इटसेल्फ अनकंडीशनल स्टेटमेंट होता है, उसके अंदर जो लिखे हुए स्टेटमेंट होते हैं वो कंडीशनल होते हैं। इफ इटसेल्फ अनकंडीशनल है, अरे वो चलेगा तभी तो बताएगा कि उसकी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर आप उसे चलाएंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा आपको कि ये दोनों स्टेटमेंट चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? तो अनकंडीशनल में इस प्रोग्राम के हिसाब से 2 और 5 भी है। ठीक है, चलो अब इस प्रोग्राम को मैं एक बार फिर से रन कर रहा हूँ। अभी मैंने 45 के साथ रन करा, तो इस प्रोग्राम में लाइन नंबर 1 चली, लाइन नंबर 2, 3, 4, 5, 8। मेरा फोकस 2 और 5 पर है, तो इस इनपुट पर 2 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, बाकी सब चलेंगे नहीं चलेंगे वो हमें पता है ना, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट अभी नहीं है। अच्छा, मैंने ऐसे लिखा, तो सिर्फ स्पेसिफिक होकर बताना लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 5 का एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा? होगा, हर बार होगा। तभी तो पता चलेगा पहला वाला नहीं चला दूसरा वाला चलेगा, क्योंकि इस बार ये फॉल्स है इसलिए कोड नहीं चला, ये ट्रू है इसलिए कोड चला। अब थोड़ा सा लॉजिकली इस प्रोग्राम में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आउटपुट वाइज इस प्रोग्राम में कहीं कोई कमी नहीं है, ये प्रोग्राम एकदम परफेक्ट है आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस प्रोग्राम में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हमें सीखना पड़ेगा पहले, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सब कुछ सही लग रहा है हमारे लिए। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए यहाँ पर जब पता चल ही गया था कि कंडीशन ट्रू हो गई है, तो पास हो ही गया बंदा। तो अब अगर बंदा पास हो गया है तो क्या फेल भी हो सकता है कभी? तो फिर इसको चलाने की भी जरूरत क्या थी? क्यों? हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा टाइम लगा है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं
स्लो हुआ होगा, क्योंकि इस लाइन का एग्जीक्यूशन करने की जरूरत ही नहीं थी। जब वो पास हो गया है तो चेक ही क्यों कर रहे हो कि फेल तो नहीं हो गया कहीं। भाई अगर आप पास हो गए हैं तो ये थोड़ी चेक करते हैं कहीं फेल तो नहीं हो गया मैं। ऑटोमेटिक है भाई, पास हो गया तो फेल को जरूरत ही नहीं चेक करें, बट मेरा प्रोग्राम तो कर रहा है। जब मैं पास हो गया हूँ फिर भी चेक कर रहा है कि कहीं फेल तो नहीं हो गया। टाइम नहीं लगेगा चेक करने में। तो फिर इसका समाधान क्या निकाला जाए? इसका समाधान निकाला गया, इसके साथ अगर उसकी अपोजिट कंडीशन है जो कि उसके साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हम इसके साथ किसका यूज करते हैं? एल्स। एल्स ब्लॉक का अपना कोई निजी कंडीशन नहीं है। एल्स ब्लॉक अपने इफ की कंडीशन से ही डिसाइड करता है कि मुझे चलना है कि नहीं चलना है। एल्स ब्लॉक का अपना कोई कंडीशन नहीं है। अब ये कैसे बिहेव करता है इफ एल्स, इसको समझते हैं। इसकी कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ का ब्लॉक चलेगा और एल्स नहीं चलेगा। एल्स को फिर से कुछ एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, उसे पता चल गया कि मुझे नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि ये ट्रू हो चुकी है। अगर ये फॉल्स है तो नोटिफिकेशन एल्स के पास चला जाएगा, एल्स आपको चलना है। तो एल्स कोई भी चेकिंग नहीं करेगा, जैसे यहाँ पर फॉल्स आएगा अपने स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन करा देगा। तो अब इस प्रोग्राम को अगर मैं फिर से रन कराता हूँ तो मैंने लिखा यहाँ पर 46, इफ की कंडीशन चेक होगी, ट्रू आ गई। लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 का एग्जीक्यूशन हुआ। अब लाइन नंबर 5 में कुछ है ही नहीं चेक करने के लिए, क्योंकि एल्स के पास अपनी कंडीशन है ही नहीं। तो एल्स को पता चल गया कि इफ ट्रू है तो मुझे चलना ही नहीं है। तो इस बार यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा एग्जीक्यूशन हो रहा था पहले, अब वो नहीं होगा, है ना। अब इस कोड को दोबारा चलाएं। यहाँ पर मैंने 23 लिख दिया, कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर? फॉल्स। एल्स के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि आपको चलना है, ठीक है, और एल्स चलेगा। लेकिन एल्स के पास अपना कुछ चेक करने के लिए नहीं। तो जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके पास दो कंडीशन है और वो दो कंडीशन कैसी हैं? आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एट ए टाइम कोई एक ही सही हो सकती है, दोनों कभी एक साथ सही नहीं हो सकती। तो फिर आप क्या यूज करते हैं? इसके साथ एल्स का यूज करते हैं। तो फिर एक चीज बताओ, हम तो इस तरह से दो इफ कभी नहीं लगाएंगे। हम तो हमेशा इफ एल्स ही लगाने की कोशिश करेंगे। दो इफ को तो हमें कभी लगाना भी नहीं चाहिए सर। फिर तो इसका मतलब ये हो गया, हमने कहा नहीं, मेरा आंसर अभी पूरा नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि इसके साथ एल्स कब लगाते हैं? जब दो कंडीशन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दो कंडीशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर पहली कंडीशन हो जाती है तो दूसरों को पता है कि मुझे नहीं होना है अब, और अगर पहली नहीं हुई है तो दूसरों को पता है कि मुझे होना ही है अब। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही होंगे, एक को तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन आए तो इसके साथ एल्स लगाया जाता है। अब अगर मेरे पास दो कंडीशन ऐसी हैं जिनमें कोई गारंटी नहीं है कि दोनों में से एक होगी ही होगी, हो सकता है दोनों हो जाए, हो सकता है दोनों ही ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या लगाना चाहिए? दो इफ लगाने चाहिए। दो इफ तब लगाते हैं जब दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। पहले वाले को दूसरे वाले के बारे में कुछ नहीं पता, दूसरे वाले को पहले के बारे में कुछ नहीं पता। तो लॉजिकली दो इफ हमें तब लगाना चाहिए जब दो कंडीशन इंडिपेंडेंट हैं, और लॉजिकली इसके साथ एल्स हमें तब लगाना चाहिए जब दो कंडीशन कैसी हैं? आपस में डिपेंडेंट है। ठीक है। अब इस बात को थोड़ा समझने में ब्रेन पर प्रेशर पड़ता है, लेकिन मैं आपको सिंटेक्स के थ्रू भी समझा के दिखाता हूँ, उससे थोड़ा सा चीजें आपकी लाइफ में आसान हो जाएंगी। जैसे तो जो मैंने बताया वो लॉजिकल आंसर है। अब मैं जो करके दिखा रहा हूँ ये सिंटैक्टिकल आंसर है। ये समझ में जल्दी आएगा, लेकिन लोग इसको मानते नहीं है, जबकि ये सही है। तो अब बताइए, लाइन नंबर 5 का एग्जीक्यूशन कब होगा? इसके ट्रू होने पर या इसके फॉल्स होने पर? दोनों पर होना चाहिए, क्योंकि ये तो अनकंडीशनल है। इसका तो ना इफ से कोई मतलब है ना इसका एल्स से कोई मतलब है। अब मैं
इससे पहले जो स्टेटमेंट दिया था उसको दोबारा बोलूंगा कि इफ और एल्स आपस में लॉजिकली रिलेटेड होते हैं। इफ को पता है एल्स के बारे में, एल्स को पता है इफ के बारे में, इसीलिए इनके बीच में कोई और अनकंडीशनल स्टेटमेंट नहीं आ सकता। जहां पर इफ एंड होगा उसके बाद एल्स स्टार्ट होना चाहिए, अगर एल्स लगा रहे हो तो। ऐसा नहीं हो सकता कि इफ एंड हो गया, बीच में कोई और स्टेटमेंट लिख दिया, फिर एल्स लगा दिया, सिंटैक्स एरर, ये नहीं चलेगा। तो इफ और एल्स के बीच में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ सकता। कमेंट तो आ ही सकता है, कमेंट थोड़ी मना कर देगा आने से, वो तो सही सिचुएशन होती है कमेंट, कमेंट थोड़ा ना एग्जीक्यूट होता है। तो इफ और एल्स के बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं आ सकता जो एग्जीक्यूट होता हो। अब जो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं वो तो आ ही सकता है, वो कौन है? सिर्फ कमेंट। आज मैं फिर से दोबारा प्रूव करता हूँ कि पाइथन में सिर्फ एक ही तरह का कमेंट होता है, वो है सिंगल लाइन कमेंट, जो कि हैश से दिखाया जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर ये भी कमेंट होते हैं, मान लेते हैं, तो फिर इसका मतलब चलना तो चाहिए इस बार, क्योंकि ये तो हम कमेंट मान ले, जबकि मेरे हिसाब से जो सही है वो यही है कि कमेंट नहीं होता, ये तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग है, कमेंट तो बस एक ही होता है। तो अब अगर ये कमेंट नहीं होता होगा तो फिर तो एरर है, क्योंकि इफ और एल्स के बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं आ सकता। देखते हैं क्या आ गई, एरर। तो अगर ये कमेंट होता तो ये एरर नहीं आती। चलो इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूँ और आज फिर मैंने बता दिया। अब बात करते हैं दो इफ। तो पहला वाला इफ कह रहा है मुझे दूसरे से मतलब ही नहीं, दूसरा कौन है? दूसरा वाला कह रहा है मुझे पहले वाले से मतलब ही नहीं है, पहला वाला था भी या नहीं था आपके प्रोग्राम में। तो इनके बीच में जितने चाहे उतने स्टेटमेंट लिख सकते हो, दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, जितना चाहे उतना कोड बना सकते हो अपना। फिलहाल मैंने एक ही लिख दिया। तो अब आपका कहना सही होगा, लाइन नंबर 5 एक अनकंडीशनल स्टेटमेंट है जिसका एग्जीक्यूशन हमेशा होगा। ठीक है, अब देखो बाकी दोनों अपनी कंडीशन ट्रू होने पर चलेंगे, अगर हुई तो कंडीशन ट्रू। तो सिंटैक्टिकल डिफरेंस आसान है, दो इफ एल्स के बीच का सिंटैक्टिकल डिफरेंस क्लियर दिख रहा है। दो इफ के बीच में आप जितने चाहे उतने स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन इफ और एल्स के बीच में आप कुछ भी स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। जहां इफ एंड होगा उसके बाद से एल्स स्टार्ट होगा। ये तो हो गया सिंटैक्स वाला डिफरेंस। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस फिर से भाई, कि दो इफ हमें कब लगाने चाहिए? जब हमें लगता है कि ये दोनों कंडीशन इंडिपेंडेंट है, पहले वाले को दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं है। अगर पहले वाली ट्रू हो गई है तो हो सकता है दूसरी वाली भी ट्रू हो जाए। पहले वाली फॉल्स हो गई है तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरी को ट्रू होना ही पड़ेगा, हो सकता है दूसरी भी ट्रू ना हो, वो भी फॉल्स हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन पर दो इफ लगाते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं नहीं मेरे पास दो कंडीशन है, अगर पहली ट्रू हो गई है तो 100% चांस है कि दूसरी को फॉल्स होना पड़ेगा। अगर पहली फॉल्स हो गई है तो 100% चांस है दूसरे को ट्रू होना पड़ेगा। कोई एक जरूर चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता दोनों ना चले, ऐसा नहीं हो सकता दोनों चले, चलेगी कोई एक जरूर। तो इफ एल्स को आपको लगाना चाहिए। अब इस बात को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल से समझाया जाए। ये रेडियो बटन है मेरे पास। अब एट ए टाइम कितने रेडियो बटन सेलेक्ट कर सकते हो? कोई एक ही कर पाओगे, एक से ज्यादा नहीं होगा। तो एक बार में चेक बॉक्स कितने सेलेक्ट कर सकते हो? जितने चाहे उतने। समझ में आ रही है? तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपने कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं, सी, जावा, पाइथन, तो हो सकता है आपने तीनों पढ़ी हो, तीनों ट्रू हो गई। हो सकता है आपने एक भी नहीं पढ़ी है, ना ये ट्रू है ना ये ट्रू है ना ये ट्रू है। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये होता है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपने अपना 10th किस बोर्ड से पास किया? यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, अदर।
अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर कि कोई नहीं है, क्योंकि हम तो बीटेक कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन कर रहा है तो 10 तो करा ही होगा अब आपने। अब जरूर इनमें से किसी एक से करा होगा, या तो यूपी बोर्ड से करा होगा, या सीबीएसई से, आईसीएसई, या कोई अदर बोर्ड होगा। एक बार में कोई एक ही सिलेक्ट होगा, दो नहीं हो सकते। और ऐसा भी नहीं हो सकता खाली छोड़ देते हैं क्योंकि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो एक तो करना ही पड़ेगा सेलेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन का आंसर क्या हो, इसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन। एक बार में कोई एक ही सही हो सकती है, इसीलिए हम इसको कैसे दिखा देते हैं, रेडियो बटन। ठीक है, चलो तो दो इफ, इसके साथ एल्स का कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस आ गया और सिंटैक्टिकल डिफरेंस आ गया। अब एक और एग्जांपल आपको बताना है कि इसमें दो इफ वाली बात हो रही है या इसके साथ एल्स की बात हो रही है। मेरे पास कोई एक कॉइन है, 1 रुपए का सिक्का है कोई, मैंने उसको टॉस किया, मैंने उसको उछाला। अब दो कंडीशन है, या तो फ्रंट पर हेड आएगा, टेल आएगा। ठीक है, अब आपको बताना है ये दो इफ हैं या इसके साथ एल्स हैं। इसके साथ एल्स, ये मत कहना कि सिक्का खड़ा हो गया ऐसे, तो क्या होगा, मान के चलता है कि एक टॉप जरूर आएगा। तो अब एक टॉप जरूर आएगा, तो या तो ऊपर हेड दिखेगा या ऊपर टेल दिखेगा, कोई एक जरूर आएगी। तो ये दो इफ नहीं हो सकते। दो इफ का मतलब है हो सकता है दोनों ही ना आए, हो सकता है दोनों ही आ जाए। इफ एल्स क्या कहता है, एक बार में एक जरूर आएगा। तो ये एग्जाम्पल इसका है हमारा, ये एग्जाम्पल है इसके साथ एल्स। ठीक है, चलिए अब इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं और इस डिफरेंस को थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अगर दो इफ आप लगाते हैं, तो क्या ऐसा जरूरी है कि पहले मैं पास वाला इफ लगाऊंगा फिर फेल वाला लगाऊंगा? ऐसा भी तो हो सकता है पहले मैं फेल का लगा दूं फिर पास का लगा दूं, कर सकते हो ना। मतलब दो इफ में किसी भी ऑर्डर में कोई भी आ सकता है। अच्छा, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, एप्पल आएगा कि मैंगो आएगा? क्यों, इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ का स्टेटमेंट चलेगा, और इफ की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का स्टेटमेंट चलेगा। तो 2 > 5 कंडीशन ट्रू या फॉल्स? एरर बता रहे हो, इसका आंसर नहीं बता रहे हो। 2 > 5 ट्रू या फॉल्स? ये तो ट्रू ही होगा, दो तो छोटा ही होता है 5 से। तो कंडीशन ट्रू होने पर मैंगो नहीं चलाओगे? चलो, तो ये आप जो आंसर दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, ये एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर स्टैंडर्ड है, पहले इफ आता है उसके बाद एल्स आता है। अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते, पहले एल्स लगा देते हैं फिर इफ लगा देते हैं। ठीक है, तो ये एरर आएगी। सोचो अगर मैं दो इफ लगा रहा होता, तो कोई ऐसा थोड़ा ना था कि पहले ये वाला लगाओ फिर वो वाला लगाओ वो लगाओ। अरे वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, कोई कहीं लगा दो, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, अब ये एरर है। मैं दो स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही स्टेटमेंट होगा इसकी एरर को बताने के लिए। पहला स्टेटमेंट, एल्स के बाद इफ नहीं आ सकता, इसलिए ये एरर है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में एल्स के बाद इफ आ गया है। दूसरी एरर है, एल्स के पहले इफ नहीं है, इसलिए एरर है। दोबारा सुनेंगे ध्यान से, दोनों बातें एक नहीं है, ये दो अलग बातें हैं। पहली बात मैंने बोली कि ये इसलिए एरर है क्योंकि एल्स के बाद इफ आया है। दूसरा स्टेटमेंट मैंने बोला ये इसलिए एरर है क्योंकि एल्स के पहले इफ नहीं है। दूसरा वाला आंसर सही है, पहला वाला गलत स्टेटमेंट है। एल्स के बाद तो इफ आ सकता है, सर कहाँ आ सकता है? हमने कहा देखो।
अब इस प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं, इसका आउटपुट क्या आएगा? ये वाला एल किसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं? ऊपर वाले इसके साथ। ये थोड़ी बोलेंगे कि इसके पहले एल्स लिख दिया तो एरर है। सिंटैक्स होता है कि एल्स के पहले इफ होना चाहिए, एल्स के बाद क्या होगा आपकी मर्जी है। तो ये सब कुछ सही है, तो ये वाला इफ चलना, कंडीशन ट्रू है, बनाना आ गया, एल्स नहीं चलेगा। ये अकेला इफ है, कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब भी एल्स आएगा तो एल्स के पहले क्या होना चाहिए? इफ। क्योंकि एल्स को नहीं पता ना कि मुझे कब चलना है, इफ ही तो बताएगा उसे कि आपको चलना है कि नहीं चलना है। उसके पास तो बेचारे को अपनी कंडीशन ही नहीं है, वो तो इफ के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, क्योंकि कंडीशन किसके पास है? इफ के पास है। इफ ही बताएगा कि आपको चलना है कि नहीं चलना है, आगे वाला इफ नहीं, जो उसके पहले इफ होगा वो बताएगा। ठीक है, तो फिर इसका आंसर तो दे ही दोगे आप। चलेगा कैसे? इसे कैसे पता कि मुझे चलना है कि नहीं चलना है? ये तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो इफ कहाँ है आपके प्रोग्राम में? नहीं है, तो एरर आएगी फिर ये नहीं आ सकता। अच्छा, ये सही है गलत है? इफ के लिए कोई कंडीशन नहीं है, इफ अकेला आ सकता है। अगर आपका दूसरी सिचुएशन है तो इसके साथ इफ लगाओ, इसके साथ एल्स लगाओ, ऑप्शनल है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलो ये वाला यूज केस तो समझ में आ गया। इफ एल्स और दो इफ, मुझे लग रहा है काफी हो गया ये। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। आप इसके अंदर कंडीशन लिख रहे हैं, क्या कंडीशन के अलावा कुछ और लिखा जा सकता है? कुछ और क्या लिखोगे? मैंने क्या लिख दिया, मैंने स्ट्रिंग में इंडिया। तो अगर मान लीजिए आप ऐसा करते हैं, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्योंकि अल्टीमेटली जब तक यहाँ से ट्रू फॉल्स का डिसीजन नहीं होगा, कैसे पता चलेगा इसका ब्लॉक चले या एल्स का चले? तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन लिखते थे तो वो कंडीशन एवेल्युएट होकर या तो ट्रू आती थी या फॉल्स आती थी। ट्रू आने पर इसका कोड चलता था, फॉल्स आने पर एल्स का कोड चलता था। अब तो सबसे पहले तो ये एरर नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर मैं कंडीशन लिखूंगा तो सही होता ही है। अगर मैं कोई वैल्यू लिख देता हूं तो उस वैल्यू को भी ट्रू या फॉल्स के इक्विवेलेंट मान लिया जाता है। अभी हमें पहले सीखना पड़ेगा कि किस वैल्यू को ट्रू माना जाता है और किसको फॉल्स माना जाता है। तो ये सिर्फ पाइथन में ऐसा है, जरूरी नहीं है कि जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स होता है सब में यही रूल चलेगा। ठीक है, तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया इफ एल्स में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही है, चाहे वो सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, चाहे डॉट नेट हो, चाहे PHP हो, चाहे पाइथन। सारे रूल जो अब तक पढ़ाए गए थे इफ एल्स के, हर लैंग्वेज में यही होते हैं। तो आप मान के चलो आपने सारी लैंग्वेज पढ़ ली इफ एल्स के मामले में। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये पाइथन का अपना खुद का कॉन्सेप्ट है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये बात अब जो बताने जा रहे हैं वो जावा में भी चलेगी, सी में भी चलेगी, कोई पता नहीं है ना। आपको हर लैंग्वेज में देखना पड़ेगा। क्या, अगर आपने यहाँ पर लिखा होता जीरो या 0.0 या नन या बिना करेक्टर की स्ट्रिंग यानी एम्प्टी स्ट्रिंग, तो इन सारी वैल्यूज को फॉल्स के बराबर माना जाता है। इसके अलावा कुछ भी, कोई इंटीजर, कोई फ्लोट, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी ले आओ, वो सब किसके बराबर मानी जाएंगी? ट्रू के बराबर। इस फार्मूले से इसमें अगर कंडीशन ना हो, कोई वैल्यू दी गई हो, तो इस फार्मूले से डिसाइड करते हैं कि वो वैल्यू क्या कंसीडर होगी, ट्रू कंसीडर होगी या
फॉल्स कंसीडर होगी। तो अब आप बताइए कि इंडिया क्या कंसीडर होगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो ट्रू के हिसाब से फिर एप्पल आउटपुट आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखी लेकिन कोई करेक्टर नहीं लिखा, उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब ये फॉल्स के बराबर है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा इस बार? मैंगो। अच्छा, मैंने क्या करा, यहाँ पर स्पेस दे दिया। स्पेस भी तो एक करेक्टर है। वो स्ट्रिंग जिसमें 0 करेक्टर हो, स्पेस भी ना हो, ठीक है, वो हमारा फॉल्स होती है। अगर स्ट्रिंग में सिंगल करेक्टर चाहे कुछ भी है, अगर वो आ गया, अब वो ट्रू के बराबर है, तो आउटपुट में एप्पल आना चाहिए। कैसे हम देखो, देख लेते हैं। सिंगल करेक्टर तो ये भी आ गया, न्यू लाइन स्लैश एन स्लैश टी कुछ भी दीजिए। अच्छा, मान लीजिए मैं लिखा यहाँ पर -5, कोई भी नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव, दशमलव वाली, इंटीजर वाली कोई भी वैल्यू आएगी, अगर वो इन चारों में नहीं है तो वो ट्रू मानी जाएगी। तो -5 उन चारों में तो नहीं है, तो ये ट्रू है। ठीक है। अच्छा, अब 0 आउटपुट आना चाहिए, नहीं। अच्छा, 0.000001, तो कहीं भी अगर आगे 000, अच्छा अब तो इस तरह से अगर आप इसमें कंडीशन ना लिखकर कोई वैल्यू लिखेंगे, तो इस बताए गए फार्मूले से आपको डिसीजन लेना होगा कि वहां पर ट्रू कंसीडर होगा या फॉल्स कंसीडर होगा। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अब आप ये बोलें सर हम कुछ लिख ही नहीं रहे, ना कंडीशन लिख रहे हैं और ना ही कोई वैल्यू लिख रहे हैं, तो अब कैसे डिसाइड होगा कि इसकी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? अब यहाँ पर दो आंसर होंगे। पहला आंसर है कि जब आप कुछ नहीं लिखते हैं तब भी कुछ ना कुछ कंसीडर हो जाता है, और आउटपुट देख के क्या लग रहा है, फॉल्स कंसीडर हो रहा है, क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा तो क्या आया आउटपुट में? मैंगो। मैंगो तभी आएगा जब एल्स चला होगा, एल्स तभी चला होगा जब इसकी कंडीशन क्या मानी गई होगी, फॉल्स। ये तो हो गया पहला आंसर। दूसरा आंसर इसी क्वेश्चन का, पर एक क्वेश्चन के दो आंसर कैसे हो सकते हैं? हमने कहा देखो, हो सकते हैं। अगर आप ये पैरेंथेसिस भी ना लगाएं, तो आपको तो बताया गया था कि इसके बाद पैरेंथेसिस नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाता है, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि कंडीशन ही ना लिखें तो क्या होगा। इस बार इफ के आगे पैरेंथेसिस भी नहीं है और कुछ लिखा भी नहीं है, तो अब ये क्या आ जाएगी, सिंटैक्स एरर। तो अब ये थोड़ा ध्यान से देखने वाला है। एक तरफ आपको बताया गया कि इसके आगे जो कंडीशन लिखी जाती है वो पैरेंथेसिस के साथ और उसके बिना लिखी जा सकती है। दूसरी तरफ आपको बताया गया कि अगर मैं कोई कंडीशन लिखूं ही ना तो फॉल्स मानी जाती है। लेकिन जब ये बात बताई गई तो इसका ध्यान रखना है कि इसमें कुछ ना लिखने का मतलब एम्प्टी पैरेंथेसिस फिर भी होना चाहिए। अगर ये नहीं लिखोगे तो ये सिंटैक्स एरर कंसीडर होगी। चलिए, तो एक के साथ क्या क्या यूज केस हो सकते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। कैसे हम लोग आंसर दे सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस का, ये भी आपको बता दिया गया। अब सिनेरियो को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। यही कहानी है, इसी कहानी को और आगे लेके चलते हैं। यूजर ने अपने मार्क्स इनपुट कराए, उसके बाद अब हमसे ये कहा गया भाई पास फेल नहीं बताना है। अब आपको 5 बातें बतानी है। पहली बात, यूजर फेल हो गया। दूसरी बात, यूजर थर्ड डिवीजन से पास हुआ है। तीसरी बात, सेकंड डिवीजन से हुआ है। चौथी बात, फर्स्ट डिवीजन से हुआ है। पांचवी बात, हमारे यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स लिमिटेड हैं। मिनिमम 0 हो सकते हैं मार्क्स, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग हमारे यहाँ पर होती ही नहीं है। अगर यूजर ने मार्क्स की वैल्यू -5 एंटर कर दी
तो ये नहीं बताना है फेल हो गए, ये बताना है इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, कैसे करेंगे इस काम के लिए? तो अब सबसे आसान तरीका जिसमें थोड़ा कम दिमाग लगेगा वो यूज करते हैं। इफ पहले फेल की बात करते हैं, तो फेल की कंडीशन हमें ये बताई गई कि 30 से कम होंगे तो फेल होगा, लेकिन इस बार थोड़ा सोचना पड़ेगा। -6 भी तो 30 से कम ही होते हैं, तो हमें इस बार फेल नहीं दिखाना है, क्या दिखाना है? इनवैलिड मार्क्स। तो अब कैसे बताएं? तो दो कंडीशन एक साथ लिखनी पड़ेगी। मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन क्या होगी? मार्क्स की वैल्यू लेस देन 30 हो। मतलब आपके मार्क्स 0 से 29 की रेंज में होने चाहिए, 0 भी शामिल हो गया और 29 भी शामिल हो गया, क्योंकि लेस देन 30 लगाया, इक्वल टू नहीं लगाया। अब ये दोनों बातें ही ट्रू होनी चाहिए, तब पूरा हम ट्रू चाहते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ाए गए थे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। लॉजिकल एंड कहता है कि जब दो कंडीशन ट्रू होंगी तब रिजल्ट ट्रू आएगा। लॉजिकल और कहता है कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पर रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। यहाँ पर मैं चाहता हूँ दोनों बातें सही हों, ना कि कोई एक बात सही हो। तो अगर मैं यहाँ पर और लगा दूंगा तो इसका मतलब है इनमें से कोई भी एक बात सही होने पर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, और अंदर का कोड जो हम लिखने जा रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि गलत है। मान लो किसी के मार्क्स 60 आ गए, अब बताओ 60 0 से तो बड़े ही होते हैं, लेकिन 30 से छोटे हैं। अब आप कह रहे हैं और मतलब कोई भी एक बात सही हो तो फेल कर दो, तो 60 वाला फेल हो गया फिर तो, है ना? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने कहा 0 से ज्यादा होने चाहिए और 30 से कम भी रहने चाहिए। अब 30 से कम में किसी ने -5 कर दिया और मैं ये और लगा रहा हूँ, अब सोचो ये तो फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है, इसलिए फिर से फेल हो जाएगा। नहीं, हमने कहा इनवैलिड मार्क्स दिखाने हैं, तो यहाँ पर क्या लगाना है मुझे? एंड। ठीक है, अब ये फेल हो गया सही से, मतलब फेल कराने में इतनी मेहनत हो रही है, अब पास कराने की मेहनत करते हैं। अब 30 पर पास होना है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 पर पास हो गए, लेकिन पास थर्ड डिवीजन से करा रहे हैं अभी हम। तो थर्ड डिवीजन कब तक बनाएंगे? 30 पर, 31 पर। हमने कहा चलो 44 तक, 45 होते ही सेकंड डिवीजन मान ली जाएगी। एंड मार्क्स लेस देन 45, तो आप थर्ड डिवीजन से पास हो गए। सेकंड डिवीजन से पास कराएंगे अब। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड मार्क्स लेस देन कितने होने चाहिए? 60, क्योंकि 60 पे तो फर्स्ट हो जाएगी, और यहाँ पर कर दिया सेकंड डिवीजन। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, यहाँ इक्वल टू टच करना है, क्योंकि 100 नंबर किसी के आगे तो फर्स्ट डिवीजन मानी जाएगी। 100 से कम नहीं, 100 भी आ जाएंगे तब भी आप भाई फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। और आखिरी बात, अगर आपने मार्क्स की वैल्यू 0 से कम कर दी तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव मार्क्स हैं। लेकिन सर किसी ने अगर 100 से ज्यादा दे दिए तो 120 दे दिए, तब भी तो गलत ही है। तो एक तरीका तो यह है कि एक इफ और लगा लो ऐसे करके, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 100। तो हमने कहा अब चलो लिख देते हैं, क्योंकि हमें सीखना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो कंडीशन हैं तो अलग अलग, लेकिन दोनों कंडीशन पर काम एक ही करना है। तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं कि चाहे ये ट्रू हो चाहे ये ट्रू हो, काम तो एक ही करना है। तो अलग अलग मेहनत ना करके लगा देते हैं और लगा देते हैं। और मार्क्स ग्रेटर देन, या तो मार्क्स 0 से कम हो या 100 से ज्यादा हो, तो इसका मतलब क्या है? आपका इनवैलिड। ठीक है, अब प्रोग्राम को चलाते हैं, तो क्लीन करके क्लोज कर देंगे। आइडियल तो क्लीन ही हो जाता है अपना। अब सोचिए, मार्क्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 20 एंटर करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट? आउटपुट में हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो पता ही है कि फेल आना है, क्योंकि पोर्ट तो हम नहीं बनाया है। हमें तो एग्जीक्यूशन फ्लो समझना है। अब एग्जीक्यूशन फ्लो में लाइन नंबर 2 का एग्जीक्यूशन होगा,
वन का तो होगा ही होगा, तभी तो पूछ रहा है मार्क्स हमसे। अब लाइन नंबर जैसे मैं एंटर कर दूंगा, वन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट, लाइन नंबर टू पर कंट्रोल आया, टू का एग्जीक्यूशन हुआ, पता चला कि यहाँ फेल है। अब लाइन नंबर फोर का एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा? अच्छा, लाइन नंबर फोर का एग्जीक्यूशन अगर आप नहीं कराओगे तो ये कौन बताएगा कि इसको चलना है कि नहीं चलना है? यही तो बताएगा। यहाँ से फॉल्स आएगा तो ये नहीं चलेगा, यहाँ से ट्रू आ गया तो ये चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन नंबर फोर चलेगी। अब 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फॉल्स। ये फॉल्स हो गया, अब दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब पहले ही फॉल्स हो गया, एंड लगा हुआ है, तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। ये चला, मेहनत लगी इंटरप्रेटर की, उसके बाद पता चला कि फॉल्स आएगा, तब पता चला कि ये नहीं चलेगा। ठीक है, लाइन नंबर सिक्स के साथ भी यही हुआ, इंटरप्रेटर की मेहनत लगी, इसको चलाना पड़ा, उसके बाद फिर आगे का डिसाइड हुआ कि नहीं चलेगा। ठीक है, चलो। तो आउटपुट देखोगे तो आपको अपने हिसाब से दिख रहा है, लेकिन पीछे इंटरप्रेटर की आपने ज्यादा मेहनत करवा दी है। उसको जितने इफ लिखे हैं सबको पढ़ना पड़ा है और सबकी कंडीशन चलानी पड़ी है, सब फॉल्स हो गए हैं, इसलिए उनके अंदर के स्टेटमेंट हमारे नहीं चले हैं। लेकिन जितने भी इफ लिखे हैं सबको चलाएंगे। तो फिर अब कैसे बचाएं इसे? तो देखते हैं, हमने तो जो पढ़ा था वही लिख देते हैं। एल्स लगा दिया। सर आपने तो बताया था एल्स के साथ कंडीशन नहीं लगाते हैं, कि एल्स के साथ अगर कंडीशन लगा दी तो फायदा क्या होगा? ऐसे करके तो हमें गलत तो लग ही रहा है, क्योंकि एल्स के साथ कंडीशन नहीं बताते हैं, बट आप तो बता रहे हो। देखते हैं, एरर आ गई। एरर इस बात की है कि ये क्यों लिख दिया, सीधा ई के बाद कॉलन होना चाहिए। एरर को दोबारा पढ़ो, कह रहा है कॉलन लगाओ इसके यहाँ पर, एल कीवर्ड के बाद कॉलन आना चाहिए, ये आपने जो लिख दिया गलत लिख दिया। एल के साथ कंडीशन नहीं आती। अगर एल के साथ कंडीशन नहीं आएगी तो फेल होने पर कैसे बताएं कि थर्ड डिवीजन है कि सेकंड है कि फर्स्ट है? फिर तो बस ये कह सकते हैं पास हो गए। तो जब दो से ज्यादा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन हो तो इफ एल्स तो यूज होगा नहीं। तो उसके लिए क्या लाया गया, इफ के साथ एल ए, एल्स नहीं आएगा, एल ए। एल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, लेकिन इसका फायदा है कि इसके पास अपनी कंडीशन होती है। दूसरा फायदा है, एक इसके साथ जितने चाहे उतने एलिफ लगा सकते हैं, जबकि एक इसके साथ एल्फ एक ही आता है, एक इसके साथ दो एल्फ नहीं आ सकते। एक इसके साथ अगर आप दो एल्फ लगा देंगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, एक इसके साथ जितने चाहे उतने एलिफ यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, आउटपुट आउटपुट में तो डिफरेंस आएगा ही नहीं, आउटपुट तो वही आएगा जो आ रहा है। लेकिन बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूशन कैसे हुआ होगा ये सीखेंगे। जब ये वाला इफ चला और इसने ट्रू दे दिया, तो ये नोटिफिकेशन जितने आइलेस हैं सबके पास पहुंच गया कि अब आपको अपनी अपनी कंडीशन नहीं चलानी। अब आगे का कोड अगर कोई लिखा हुआ है, मान लीजिए लिख दिया मैंने एक अनकंडीशनल स्टेटमेंट, अब सीधा कंट्रोल इस अनकंडीशनल स्टेटमेंट के पास जाएगा। ठीक है, अब लेकिन थोड़ा सा और समझिए, है ना। मान लीजिए आपने यहाँ पे 46 लिख दिया होता, आउटपुट मुझे पता है, आउटपुट में इंटरेस्ट नहीं है, एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है उसमें इंटरेस्ट है। लाइन नंबर टू का एग्जीक्यूशन होगा या नहीं कराओगे? सीधा आप यहाँ ले जाओगे, 6 नंबर पर ले जाओगे, तो 6 तक पहुंचने से पहले आपको 4 से होकर गुजरना पड़ेगा, और 4 पर पहुंचने से पहले आपको 2 से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले लाइन नंबर टू पर इफ की कंडीशन चलेगी। ठीक है, यहाँ से 46 जीरो से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू, लेकिन 30 से लेस नहीं है, तो ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ओवरऑल फॉल्स आ गया। अब ये एक फॉल्स आ गया, अगर ये एक फॉल्स आ गया तो इस वाले एलिफ के पास नोटिफिकेशन चला गया, अपनी कंडीशन चलानी है। ठीक है, अब इसने अपनी कंडीशन चलाई, कंडीशन 60 के हिसाब से ट्रू, 60 के हिसाब से फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स होगा तो अगला वाला चलेगा। अब ये ट्रू, ये ट्रू, ओवरऑल ट्रू, ओवरऑल अगर ट्रू आ जाएगा
तो आउटपुट आ गया सेकेंड डिवीजन। उसके बाद आगे जितने एलिफ हैं सबके पास मैसेज पहुंच गया होगा कि अब आप सबको अपनी अपनी कंडीशन नहीं चलानी है क्योंकि मैं ट्रू हो चुका हूँ। तो एक के साथ जितने एलिफ लगे होंगे सीक्वेंशियली हमारे मैच होते हैं। जैसे ही कोई फर्स्ट हमारा कंडीशन ट्रू दे देगा, आगे के उस सीरीज में और एलिफ जो लगे हुए थे उनका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर शुरू से हम चला रहे हैं, फॉल्स आता जा रहा है, अगला वाला चलेगा, अपनी कंडीशन चेक करेगा, ये फॉल्स आया तो ये चलेगा, ये फॉल्स आया तो ये चलेगा, अगर ये ट्रू आ गया आगे का कोई नहीं चलेगा। फिर आगे के जो अनकंडीशनल स्टेटमेंट हैं जो इस फैमिली के बाहर हैं वो चलेंगे। ठीक है, तो अब इस वाले प्रोग्राम में और इससे पहले वाले प्रोग्राम में ये वाला प्रोग्राम और ये वाला प्रोग्राम, मान लो यहाँ भी मैंने बाय लगा दिया, तो आउटपुट वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। जो आउटपुट यहाँ से आएगा वही आउटपुट इस वाले प्रोग्राम से भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 72 पर फर्स्ट डिवीजन आई है, यहाँ भी तो 72 पर फर्स्ट डिवीजन ही आएगी। डिफरेंस किस बात का है? हमने कहा डिफरेंस है एग्जीक्यूशन टाइम का। इस वाली अप्रोच में कोई सा भी ट्रू हो कोई सा भी फॉल्स हो चलेंगे सारे, कंडीशन सबकी चलेगी। इस वाली अप्रोच में सीक्वेंशियली देखेंगे, अगर कोई पहले ट्रू हो गया आगे का नहीं चलेगा, अगर फॉल्स होते जा रहे हैं तो चलेगा अगला वाला, ये फॉल्स हो गया तो ये चलेगा। सोचो अगर मान लो ये सारे फॉल्स हो गए, ये भी सब फॉल्स हो गए, तो फिर ये चलेगा। तो इस वाले यूज केस में अगर मैं देखूं तो ये दोनों प्रोग्राम बराबर है। इस वाले केस में, सिर्फ इस वाले केस में इनवैलिड मार्क्स यहाँ से ही आ गए। इस बार दोनों प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों में सेम टाइम लगा होगा क्योंकि सारी कंडीशन वहां भी चली होंगी, मजबूरी हो गई सारी यहाँ पे चलानी पड़ गई क्योंकि जितनी पहले थी वो सब फॉल्स हो गई। लेकिन जब फेल वाली कंपैरिजन करोगे दोनों में तो आप पाओगे पहले वाली अप्रोच पुअर है क्योंकि फेल हो गया फिर भी आगे चल रहा है प्रोग्राम, सारी कंडीशन चेक कर रहा है। यहाँ पर अगर फेल हो गया पहले ही तो इनमें से कोई नहीं चलेगी, सीधा बाय प्रिंट होता है। अब देखो मेरे साथ चैलेंज ये है कि ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकली कैसे समझाऊं कि हाँ वो सब चले होंगे और ये सब नहीं चले होंगे। ये तो इंटरप्रेटर का काम है, चलाना ना चलाना। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो कोई मीटर लगा दो टाइम नापने वाला, जिससे टाइम निकल कर आ जाए पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो रहा है। यहाँ पर मैं टाइम को स्टार्ट करूंगा लाइन नंबर 1 पे और लास्ट में टाइम को फैच करूंगा फिर से, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल कर दिखा दूंगा। सेम अप्रोच कहाँ लगा लूं? दूसरे वाले प्रोग्राम में लगा लूं। तो आप पाएंगे कि ये वाला जो प्रोग्राम है ये फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, इसमें कम टाइम लग रहा है, इस वाले में टाइम हमेशा एक ही लग रहा है। चाहे कोई सी कंडीशन ट्रू हो कोई सी फॉल्स हो, हर बार आउटपुट जो आएगा वो सेम टाइम पर आएगा, उतना ही टाइम लगेगा हर बार क्योंकि हर बार सबको चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर हर बार डिपेंड करेगा कि कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा। दूसरा तरीका, अभी मैं टाइम नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि अभी टाइम वाला कॉन्सेप्ट आगे पढ़ना है, अभी आप तक नहीं पढ़ाया गया आपको। तो अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि मान लीजिए आप कहते हैं कि ये वाला इफ चलने के बाद ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, मैं जानबूझकर यहाँ पर गलती कर देता हूँ। क्या गलती करोगे? स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, मार्क्स की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, मुझे पता है मैं गलत हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जब ये ट्रू हो गया है तो क्या इसको चलाया जाता है कि नहीं चलाया जाता। अगर इसको चलाया जाता है तो एरर आएगी, और अगर इसको चलाया ही नहीं जाता तो एरर ही नहीं आएगी, सीधा बाय प्रिंट होकर खत्म हो जाएगा। देखते हैं, ये एक तरीका है दूसरा, एंटर मार्क्स। अब मैं लिखता हूँ फेल वाले मार्क्स। अब पहले इफ कंडीशन ट्रू हो गई, देखते हैं लाइन नंबर 4 वाली इफ चलेगा कि नहीं चलेगा। चलेगा तो एरर आ जानी चाहिए कि मार्क्स क्या है। एरर आ गई, लिख कर आया है नेम मार्क इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन मार्क, हमें सजेस्ट कर रहा है
कहीं आपसे गलती तो नहीं हो गई है, ये तो नहीं था कहीं, था तो यही, तो जानबूझकर ऐसा लिखा है हमने तो। अब एक काम करते हैं, इस वाले प्रोग्राम में आ जाते हैं, और यहाँ भी हमने गलती कर दी है, ऐसे प्रोग्राम चलाएंगे तो कैसा करेंगे कि यहाँ तक बात ही ना पहुंचे, उससे पहले ही डिसाइड हो जाए कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, तो हमने फेल वाले मार्क्स दे दिए। तो अब लाइन नंबर 2 पे डिसाइड हो गया कि वो इफ चल गया, अब आगे का कोई एलिफ नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो एरर कौन पकड़ेगा फिर, जब चला ही नहीं होगा ये, सीधा बाय प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं, ठीक है। तो यही एक तरीका है अभी हमारे पास ये बताने का कि भाई जो इफ के साथ एलिफ एलिफ हैं, ये सीक्वेंशियली चेक होते हैं, जैसे ही कोई ट्रू होगा अगला वाला या जितने भी आगे हैं उनमें से कोई भी नहीं चलेगा, फॉल्स होने पर नेक्स्ट चलेगा, फॉल्स होने पर उसका नेक्स्ट चलेगा। तो यहाँ पर प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा इस वाली अप्रोच में ये सेम आएगा, क्योंकि हर बार सबको चलना है। इस वाली अप्रोच में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम वेरी करेगा कि कब ट्रू हुआ, पहले ट्रू हो गया सबसे फास्ट एग्जीक्यूशन होगा। मान लो यहाँ पर ट्रू हुआ तो अब ये भी चला, ये भी चला, बाकी नहीं चले, बट पहले वाले केस से तो ज्यादा ही चला प्रोग्राम, तो अब टाइम अलग आएगा इसमें। ठीक है, चलो तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से एलिफ का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। कितने एलिफ लगा सकते हैं एक इसके साथ, जितने चाहें उतने एलिफ लगा सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट मैंने करके नहीं दिखाया था, सिर्फ मैंने बोला है। 1 मिनट लगेगा, मैं करके दिखा देता हूँ कि सर एक इसके साथ एक ही एलिफ हो सकता है, दो नहीं हो सकता। छोटा सा कोड बना के दिखा देते हैं कोई। इफ 5 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, प्रिंट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए एप्पल एल, प्रिंट कर दिया मैंगो, एक एल्स और लगा दिया जी, प्रिंट कर दिया बनाना, और कुछ ऐसा लिखा कि फॉल्स हो जाए। 5 इज ग्रेटर देन 10, हमने कहा नहीं, 5 बड़ा नहीं होता 10 से, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होने पर एल चलेगा। अब हम ये सोच रहे हैं कौन सा वाला एल चलेगा, ये वाला चलेगा कि ये वाला चलेगा, एरर आ गई। ठीक है, तो एक इसका एक एल्स हो सकता है मैक्सिमम, जरूरी एल्स हो गई होगा, नहीं जरूरी कुछ नहीं है, ये भी सही है, लेकिन लगाना चाहते हो तो एक एल्स लगा सकते हो। ठीक है, एक प्रोग्राम में कितने एल्स हो सकते हैं, प्रोग्राम का एल्स का क्या मतलब है, एल्स का मतलब तो इफ से होता है, तो हर इफ के लिए एक एल्स हो सकता है। एक प्रोग्राम में उतने एल्स हो सकते हैं जितने इफ हो सकते हैं। अब वो आपकी मर्जी कि इसके साथ एल्स लगाओगे या नहीं लगाओगे, लेकिन लगाओगे तो एक ही लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अब 3 बातें, इनमें आसानी से आपको डिफरेंस मिल गया होगा। इफ के बाद इफ के साथ एल, इफ के साथ एलिफ एलिफ। अब जो मैंने एक नहीं बताया वो भी लिख दे रहा हूँ कि जब आप इफ के साथ एलिफ लगाते हैं, जितने चाहे उतने एलिफ लगा सकते हैं, लास्ट में एक एल्फ भी लगा सकते हैं कि अगर कोई भी एलिफ ना चले, जैसे इस लास्ट वाले केस को मैं थोड़ा सा करके दिखा। देखें, जब एक कंडीशन आपकी ये नहीं चलेगी, मतलब आप फेल नहीं हो, आपके मार्क्स 0 से 30 की रेंज में नहीं होंगे। आप कंडीशन ये भी नहीं चली, मतलब आपके मार्क्स 30 से 45 वाली रेंज में भी नहीं होंगे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब आपके मार्क्स 0 और 100 की रेंज में है ही नहीं कहीं। अब मैं चेक क्या करूं, फिर तो सीधी सी बात दिख रही है कि फिर आपके मार्क्स 0 से कम होंगे या 100 से ज्यादा होंगे। तो अब मैं थोड़ा समय बचा लूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एलिफ के साथ,
अच्छा, जो अभी मैंने लिख दिया है ना, ये भी बताऊंगा। तो अगर ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, अभी आप यहाँ भी चेक कर रहे थे, है ना, और वो ट्रू आ ही जाता। जब इनमें से कोई नहीं चला तो वो ट्रू हो ही जाता फिर हमारा। तो चेक करने की क्या जरूरत है, सीधे हेल्प लगाकर इनवैलिड मार्क्स लिख देते हैं ऐसे। अब सारे चेक करते हैं। 20 पर फेल हो गए, 35 पे थर्ड डिवीजन से पास हो गए, 56 पे सेकंड डिवीजन से पास हो गए, 57 फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, इनवैलिड मार्क्स। तो अगर इसके साथ जितने आईएफ लगे हैं उनमें से कोई भी ट्रू नहीं है, और हम चाहते हैं कि अच्छा ऐसा होने पर फिर इसे तो चला ही दो, तो उस केस में हम लास्ट में क्या लगा सकते हैं, कैल्क भी अपना लगा सकते हैं। तो ये एल किसके लिए है, इस पूरी फैमिली के लिए, ना कि अकेले इस एलिफ के लिए, ना कि अकेले इस इफ के लिए, सबके लिए काम करेगा। इनमें से कोई भी ट्रू हो गया तो ये एल्स नहीं चलेगा, जब इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होगा तो ये एल्स चलेगा। ठीक है। इस प्रोग्राम का आउटपुट बताने की कोशिश करना। सिंटैक्स एरर नहीं है, ये मैं बता देता हूँ, इसमें सिंटैक्स एरर नहीं है। बस आपको आंसर बताना है। अगर मैं इनपुट की वैल्यू मान लीजिए यहाँ रखता हूँ 25, आराम से टाइम लो अपना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आज का टारगेट पूरा हो गया हमारा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो लाइन नंबर 2 का एग्जीक्यूशन होगा, तो वहां से कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 25 के हिसाब से प्रिंट हो जाएगा फेल। अब अगला वाला इफ चलेगा, ये मत कहना कि वो नहीं चलेगा, वो एलिफ नहीं है, वो इफ है, वो जरूर चलेगा। अब वो चला तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यहाँ पर 25 के हिसाब से कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये चला ही नहीं। ये वाला इफ फॉल्स है, नहीं चला। ये वाला इफ, लेकिन ये जो एल्स है, ये इस बार इस पूरी फैमिली का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट प्रीवियस वाले इफ का हिस्सा है। तो अगर ये फॉल्स है तो फिर इसका मतलब एल्स चलेगा। ठीक है, तो इस बार आउटपुट में साथ में क्या आना चाहिए, फेल के साथ। तो जब बहुत सारे इफ के साथ एल्स लगाते हो तो वो एल्स सारे इफ का कलेक्टिव नहीं है, जो लास्ट वाला इफ का बस उसी का है। लेकिन जब इसके साथ एलिफ 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 एल्स लगाते हो तो वो एल्स पूरी फैमिली का है, कलेक्टिवली। बाकी ये डिफरेंस यहाँ भी है कि जब इसके साथ एलिफ लगाते हैं तो बीच में कोई नहीं आ सकता, इसके बाद एलिफ ही आएगा, बीच में कोई अनकंडीशनल स्टेटमेंट नहीं आएगा। लेकिन जब मल्टीपल ऐसे इफ लगा रहे हो जो सभी लगे हुए हैं, तो इनके बीच में जो मना है वो लिखो, मना थोड़ी है कोई, जितना चाहे उतना कोड लिखो, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, चलेगा। कुछ भी आउटपुट आए लेकिन वो कोड जरूर चलेगा, हाँ, क्योंकि अनकंडीशनल है। लेकिन अगर ये एलिफ होते तो एरर आ जाती, क्योंकि इफ के साथ मल्टीपल एलिफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को समझने के दो एग्जाम्पल याद रख लो, क्वाइन वाला, इफ एल्स, क्योंकि उसमें दो ही बात होती है। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास एक डाइस है, लूडो का पासा है। अब लूडो के पासे में मैंने थ्रो करा, अब मैं चाहता हूँ कि एक आएगा टॉप पर और सही आएगा, हाँ, टेढ़ा मेढ़ा नहीं आएगा, ऐसा मान के चलते हैं। तो ऊपर जो आएगा वो कौन होगा, तो ये एक बार में एक ही होगा, आएगा जरूर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 6 ऑप्शन में से कोई नहीं आएगा ऊपर, ऐसा भी नहीं हो सकता दो एक साथ आ जाएंगे, 6 में से एक। इफ एल्स नहीं आ सकता, क्या लगाएंगे इस बार, इफ एलिफ 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 ऐसा करके लगाएंगे। ठीक है, 2 में से एक जरूर, तो इसके साथ है, 3 में से एक, 4 में से एक, 5 में से एक, 50 में से एक, इसके साथ उतने एलिफ लगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंडीशन पे डिसाइड करते हैं कब हमें कौन सा लगाना चाहिए।
अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर आते हैं। पास फेल वाला जितना हमें सिखा सकता था उतना हमें काफी सिखा दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल हमें कुछ सिखाएगा। मान लीजिए हम लोग डेली पेटीएम का यूज करते हैं किसी को पेमेंट करने के लिए। पेटीएम ने कोई एक ऑफर निकाला है कि अगर आप 1000 का पेमेंट करते हो किसी को भी तो इमीडिएटली 100 का कैशबैक आपको मिल जाएगा, और आपको अब जो पेमेंट करना होगा वो -100 करके करना होगा। तो मुझे उस पर्टिकुलर कोड को इम्प्लीमेंट करके देखना है, मुझे पूरी पेटीएम ऐप नहीं बनानी है। सिर्फ उस वाले सेक्शन को अगर मुझे पाइथन में कोड करना हो तो कैसे करेंगे ये मुझे सीखना है। क्या करना है आपको? पेमेंट अमाउंट अगर 1000 या 1000 से ज्यादा है तो 100 का कैशबैक देना है, ठीक है। और अगर 1000 से ज्यादा नहीं है तो जितना पेमेंट करा जा रहा है उतना ही करवाना है, ठीक है। अब अमाउंट यूजर से रन टाइम पर इनपुट करेंगे, पेमेंट की वैल्यू रन टाइम पर यूजर से आएगी। एंटर अमाउंट, कैशबैक देना है, हमेशा दे दें? हमने कहा नहीं, पहले चेक तो कर लो कि जो पेमेंट किया जा रहा है 1000 का है कि नहीं है। तो चेक कर लो, मतलब इफ लगा लो, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। अब इसके अंदर किसका लॉजिक लिखना है मुझे? कैशबैक का। कैशबैक का लॉजिक क्या होता है? अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन, घटाना। अरे 1000 रुपए हैं, 100 का कैशबैक आ गया, अब कितने देने पड़ेंगे आपको? 900 रुपए। कौन सी गलत लगी इसमें? घटाने वाली। तो कैशबैक शब्द एक आम इंसान के लिए है, प्रोग्रामर के लिए इसका लॉजिक क्या है? अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कर दो फिर, यहाँ लिख दो अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट -100। आ गया कैशबैक। इसी को कैशबैक कहते हैं कोडिंग की भाषा में। एक मैसेज प्रिंटर लगा दो ताकि यूजर को पता चल जाए 100 कैशबैक एडेड। ये प्रोग्राम हमें जो सिखाने की कोशिश कर रहा है उसको ऑब्जर्व करिए। क्या मुझे यहाँ पर एल्स की जरूरत है? क्या बताएंगे एल्स में? तो माइनस तो वैसे ही नहीं होगा। इमेजिन करिए अगर अमाउंट की वैल्यू 800 रुपये रह गई तो क्या अमाउंट में ये वाला कैशबैक अप्लाई हो पाएगा? नहीं। तो आगे का प्रोग्राम अगर अमाउंट का यूज करता भी है कहीं तो 800 रुपये यूज करेगा। एल्स लगा के मैं क्या करूंगा बताओ? या तो मुझे बताना हो यूजर को कि भाई यूजर कैशबैक नहीं मिला आपको, कुछ आइटम ऐड कर लो, 1000 रुपये कर लो तो हो सकता है कैशबैक मिल जाए। हमने करने ये सरप्राइज कैशबैक था, बताना कुछ नहीं यूजर को। अगर एक बार वो आगे बढ़ गया वापस जाने का ऑप्शन नहीं है, कुछ ऐसा लेके चलते हैं। सरप्राइज कैशबैक है, यूजर को बताना कुछ नहीं। अगर यूजर इतना पेमेंट कर रहा है तो अपने आप उसमें कैशबैक ऐड हो जाएगा, एक बार मौका मिलेगा, बैक नहीं जाना है। अब ऐसा नहीं कर सकते चलो 1000 का कर देते हैं पेमेंट, ठीक है। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन है, बहुत स्पेसिफिक बताई मैंने, अगर ऐसी है तो यहाँ पर एल की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये बताओ आगे के प्रोग्राम में अगर मैं अमाउंट का यूज करता हूँ तो अमाउंट कितना यूज होगा आगे के प्रोग्राम में? लाइन नंबर 5 पर ए एम टी वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं? अच्छा ठीक है, रन करके वो देखो। मैंने लिख दिया 800। अब बताइए लाइन नंबर 5 पर कंट्रोल जब आएगा तो क्या 3 और 4 के स्टेटमेंट चलने के बाद आएगा या उनके बिना सीधा 2 के बाद 5 पर आ जाएगा? क्योंकि 800 ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 तो नहीं होते, इस कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो लाइन नंबर 2 तो चली होगी लेकिन फॉल्स होने की वजह से 3 और 4 नहीं चले होंगे। तो क्या लाइन नंबर 5 इस ब्लॉक का पार्ट है? नहीं। तो लाइन नंबर 5 एल्स का पार्ट है? नहीं, ये तो अनकंडीशनल है। तो लाइन नंबर 5 को तो चलना ही है हमेशा। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी यहाँ पर? 800। अब इस कोड को फिर से चलाया और यहाँ लिख दिया 1200। अच्छा मैं एंटर करूंगा तो इफ कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू होने की वजह से लाइन नंबर 3 चली। अमाउंट की वैल्यू अब 1200 से 1100 रह गई होगी। लाइन नंबर 4 भी चली, इफ पूरा हो गया। अब ये थोड़ी ना है कि एल्स में लिखा हुआ है लाइन नंबर 5 तो चलेगा ही नहीं, वो तो फिर भी चलेगा।
अनकंडीशनल है, एल्स थोड़ी है वो। और उसको तो हम चलाना भी चाहते थे। तो अब बताओ इस लाइन तक आते आते एग्जीक्यूशन अमाउंट की वैल्यू कितनी हो गई है। तो इसमें एल्स की मुझे जरूरत फील ही नहीं हो रही है, अकेला एक काम कर रहा है फर्स्ट क्लास। ठीक है। अब इस कहानी में कुछ बातें आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप सजेस्ट करिएगा, ये कहा गया कि अगर आप 1000 का अमाउंट पे करते हैं तो एक तो 100 कैशबैक तुरंत मिलेगा। आप एलिजिबल हो जाएंगे एक प्रोमो कोड अप्लाई करने के लिए भी। और अगर वो प्रोमो कोड की वैल्यू इंडिया हुई तो 100 का और कैशबैक मिलेगा। और अगर वो प्रोमो कोड की वैल्यू इंडिया नहीं हुई तो आपको बताएंगे इनवैलिड प्रोमो कोड। लेकिन जो 100 कैशबैक मिल चुका था 1000 वाला वो वापस नहीं करेंगे, वो रहेगा रहेगा। चल अब बताओ यहाँ पर क्या सोचें, आगे क्या कंडीशन लगाएं। सोच लो पहले आराम से कि कहाँ लगाएं। तो यूजर से प्रोमो कोड कब पूछना है, हमेशा जब 1000 से ज्यादा हो। 1000 से ज्यादा के बाद तो यहाँ आ गए। तो अब यूजर से प्रोमो कोड पूछना है, स्प्रिंग में रखेंगे एंटर प्रोमो कोड। अब क्या करें, फिर एक कंडीशन लगाए ना, ये कहना चाह रहे हो। तो ऐसे लगा दें ये, नहीं एलिफ लगाएं। अरे तो इसका मतलब क्या है, मजबूरी कि हमें जहां पर है वो एक इफ का ब्लॉक है, उसके अंदर भी मुझे एक और कंडीशन पे जाना है। तो इसके अंदर क्या लगाना पड़ गया मुझे, इफ। तो इसका कोई हेडिंग का नाम देना चाहिए, देना चाहो तो दे दो नेस्टेड इफ। अलग से कोई सिंटैक्स तो है नहीं, अलग से टॉपिक तो है नहीं, ये तो एक नीड है कोड की कि मुझे इफ लगाना पड़ रहा है एक इफ के अंदर। तो लगा ही सकते हो, मना थोड़ी है कोई। तो इसी को हम लोग क्या बोले थे, नेस्टेड इफ कह देते हैं। इफ पीसी इक्वल टू इंडिया। अब 100 रुपए का कैशबैक और देना है। तो अब ये बोलोगे सर हम ऑलरेडी इंडेंटेड ब्लॉक में चल रहे हैं, तो दोबारा क्या करोगे इंडेंटेड ब्लॉक लगा के। हर एक का अपना इंडेंटेड ब्लॉक होगा, नेस्टेड इफ का अपना इंडेंटेड ब्लॉक होगा, आउटर वाले का अपना चल ही रहा है। ठीक है, तो ऐसे मत लिख देना यहाँ पर कि सर हम ऑलरेडी इंडेंटेड ब्लॉक में चल रहा है, नहीं एरर आ जाएगी। नेस्टेड इफ का अपना इंडेंटेड ब्लॉक होगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ बताना भी है कि भाई अगर आपने सही प्रोमो कोड नहीं दिया तो इनवैलिड। तो इस वाले इफ का एल्स है, आउटर वाले इफ का एल्स नहीं है। एंटर अमाउंट 1200 रुपये, तो कैशबैक आ गया। कह रहा है प्रोमो कोड बताओ, मैंने बता दिया भारत। अब ये तो आपको पता है ना, इंडिया और भारत एक ही बात है। प्रोग्राम को थोड़ी पता है कि इंडिया और भारत एक ही बात है, वो तो सब एबीसीडी पे काम कर रहा है मेरा प्रोग्राम। एल्स वाला कोड चला, इनवैलिड प्रोमो कोड हो गया, अमाउंट आपको पे करना है 1100। अब इस कोड को फिर से रन कराया, 1500 कैशबैक इस बार ले लेंगे। तो वहां से मिल गया, तो यहाँ से मिल गया 1300 रुपये। अब फिर से रन कराया, 700 रुपये, कुछ नहीं मिलेगा। सीधा अमाउंट 700 रुपये तो, और आगे बढ़ गया। तो इस तरह से हम नेस्टेड कंडीशन लगा सकते हैं, कोई अलग से टॉपिक नहीं। नेस्टेड कंडीशन नीड है कि हाँ कोड लिखना है, और उस कोड के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। हर एक के साथ एलिफ जितने चाहे उतने, हर एक के साथ एल्फ आप चाहें तो लगा सकते हो, चाहें तो आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट को रन करने का पहला वाला पोर्शन पूरा हो गया। दूसरा पोर्शन कल पढ़ेंगे, आज इतना ही। दूसरा पोर्शन कौन सा है, मैच कंडीशन। ठीक है, तो इस
सारे प्रोग्राम जो मैंने कराए हैं ये सारे प्रोग्राम घर जाकर अपने हाथ से करिएगा। और अगर पहले कभी आपने सी जावा में से या कोई लैंग्वेज पढ़ रखी है तो जितने भी प्रोग्राम हैं कंडीशन बेस्ड सारे बनाइएगा। ठीक है, चलो।